आप लोगों को अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा रहा था। यह आज अंतिम क्लास है राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो लिख लेते हैं। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के प्रकार के बारे में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसमें पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय के प्रकार, या राष्ट्रीय आय नहीं, आय के प्रकार डाल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आय के प्रकार, आय के प्रकार। तो आय के प्रकार में होता है, एक आय होती है, फिर एक व्यक्तिगत आय होती है, और दूसरी व्यय योग्य आय होती है, चौथी वास्तविक आय, और क्रय शक्ति तुल्यता पर आय। ये 5 प्रकार की आय होती हैं। तो लिख लेते हैं आय। अच्छा, जो हमारी नेशनल इनकम थी, राष्ट्रीय आय, उसमें छूट के बारे में क्या रोल होता है? जो सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों को द्वारा दी जाती हैं, उनका क्या रोल होता है? सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो छूट और राष्ट्रीय आय, छूट और राष्ट्रीय आय, छूट और राष्ट्रीय आय, सब्सिडीज एंड नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, सरकार द्वारा दी गई छूटों को जोड़ दिया जाता है। जो छूट होती है, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो लिख लेते हैं राष्ट्रीय, अगर पूछ लिया जाए कि छूट राष्ट्रीय आय में जुड़ती हैं या नहीं, तो जुड़ती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में सरकार द्वारा दी गई छूटों को जोड़ दिया जाता है। सरकार द्वारा दी गई छूटों को जोड़ दिया जाता है। छूटों को जोड़ दिया जाता है। तो छूट का क्या रोल होता है नेशनल इनकम में? जो छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे किसी दवा का मूल्य 10 रुपये है और उस पर 20% छूट दी गई है, तो दवा का मूल्य बराबर 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये। और उस पर छूट कितनी दी गई है? छूट 20% की दी गई है। तो 10 का 20% कितना होगा? जो छूट तुम्हारी है कितनी हो जाएगी? 10 रुपये की 2 रुपये। छूट कितनी हो जाएगी? 2 रुपये। रुपये में 20% की छूट दी जा रही थी। कब? जब 10 रुपये की वस्तु थी, चाहे वो दवा हो या कोई वस्तु हो। अब इसमें क्या होता है, 2 रुपये की जब छूट गई, तुम उपभोक्ता को कितने रुपए की प्राप्त हुई? उपभोक्ता को प्राप्त 8 रुपये की हुई। कितने रुपए की? 8 रुपये की, क्योंकि छूट 2 रुपये, 20% इसका 2 रुपये हुआ, और 2 रुपये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 10 रुपये में से, तो 8 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ? अब इसमें 8 रुपये की, जो 2 रुपये की जो छूट दी गई थी, इसको हम किस में जोड़ देंगे? जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इसको उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो इसी तरह बहुत सी वस्तुओं पर
विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की छूटें प्रदान की जाती हैं। तो छूट क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। आय इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकम। तो आय क्या होती है, किसी व्यक्ति या समूह को जो मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ और बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, इससे जो धन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। वो क्या कहलाती है, आय कहलाती है। साधारण तौर पर देखते हैं इसको, किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रकार का धन, किसी भी प्रकार का धन अगर उसको प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। किसी व्यक्ति या समूह को मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन आदि से जो धन प्राप्त होता है, वह आय कहलाती है। क्या कहलाती है, आय कहलाती है। साधारण तौर पर किसी व्यक्ति को या संस्था को प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्रकार का धन, आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता है, या आय होती है। प्रत्येक प्रकार का धन उसकी आय होती है। उसकी आय होती है, उसकी आय होती है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने आय को समझा कि मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, इन सब से जो किसी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो आय कहलाती है, उसकी आय कहलाती है। अब व्यक्तिगत आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, PERSO, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल इनकम। राष्ट्र के लोगों तक पहुंचने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। जो लोगों को, जितने भी उस देश के लोग होते हैं उन तक जो पैसे पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय की गणना सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय में कुछ मदों को घटाकर या जोड़कर किया जाता है। जो भी मद होते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं, उनको घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, किसमें? राष्ट्रीय आय में। तो लिख लेते हैं, राष्ट्र के लोगों तक, राष्ट्र के लोगों तक, राष्ट्र के लोगों तक पहुंचने वाली आय, पहुंचने वाली आय, राष्ट्र के लोगों तक पहुंचने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत पर्सनल इनकम कहलाती है। व्यक्तिगत आय कहलाती है। तो व्यक्तिगत आय की गणना सरकार द्वारा, व्यक्तिगत आय की गणना सरकार द्वारा, व्यक्तिगत आय की गणना सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय में कुछ मदों को जोड़कर, राष्ट्रीय आय में कुछ मदों को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की जाती है। तो आय निकाली कैसे जाती है? जो कुछ मद हैं उनको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। किससे? राष्ट्रीय आय से। तो हमको क्या प्राप्त होता है? व्यक्तिगत आय मिल जाती है, पर्सनल इनकम मिल जाती है। तो अब घटने वाले मद कौन कौन चीज़ें घटाई जाती हैं राष्ट्रीय आय से? तो कंपनियों, संगठनों, निगमों के अतिरिक्त जो लाभ होते हैं उनको घटा दिया जाता है। कंपनी, संगठन, निगम, चाहे कंपनी कहे, चाहे संगठन हो, चाहे निगम कहे, के अतिरिक्त लाभ को अवितरित लाभ को जोड़ दिया या नहीं, सॉरी, घटा दिया जाता है। निगम कर, तो यहाँ अवितरित लाभ, निगम कर, जो निगम कर मिलते हैं, इनको कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं। निगम कर को कॉरपोरेट टैक्स। सामाजिक सुरक्षा योजना पर किया गया व्यय, सामाजिक सुरक्षा पर किया गया व्यय, पर किया गया व्यय। तो कंपनी, संगठन या निगमों के अवितरित लाभ, निगम कर, सामाजिक सुरक्षा पर किया गया व्यय को घटा दिया जाता है, यानी ये घटने वाले मद होते हैं। अब जुड़ने वाले मद, तो जोड़ी क्या क्या चीज़ें जाती हैं? सरकारी हस्तांतरण भुगतान, सरकारी हस्तांतरण भुगतान, सरकारी हस्तांतरण भुगतान, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान
और सरकार द्वारा शुद्ध, जिसे नेट, शुद्ध को नेट कहा जाता है, ब्याज भुगतान की राशि। तो वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान, त्वरित भुगतान, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान और सरकार द्वारा शुद्ध नेट, सरकार द्वारा शुद्ध नेट ब्याज भुगतान की राशि को, ब्याज भुगतान की राशि को जोड़ दिया जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है? व्यक्तिगत आय मिल जाती है। अब फार्मूला क्या होगा इसका? तो व्यक्तिगत आय बराबर क्या होगा? राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय। इसको किससे निरूपित करते हैं? एनआई से, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय, इसमें से क्या घटाया जा रहा है? व्यक्तिगत आय, फिर जो है राष्ट्रीय आय, इसमें से निगमों के अतिरिक्त लाभ जो हमने लिखा है, निगमों के अवितरित लाभ, निगमों के अवितरित लाभ, निगम कर, सामाजिक सुरक्षा पर किया गया खर्च, किया गया व्यय, खर्च या व्यय, सामाजिक सुरक्षा पर किया गया व्यय। अब जुड़ेगा क्या इसमें? तो सरकारी हस्तांतरण भुगतान, सरकारी हस्तांतरण भुगतान, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की राशि, सरकार द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान की राशि। तो व्यक्तिगत आय में बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय, जिसमें से निगमों के कर, निगमों के अतिरिक्त लाभ, निगम कर, सामाजिक सुरक्षा पर किया गया व्यय को घटा दिया जाता है और सरकारी हस्तांतरण भुगतान, वाणिज्यिक हस्तांतरित भुगतान और सरकार द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान को जोड़ दिया जाता है। तो हमको क्या मिलता है? व्यक्तिगत आय मिलती है। तो अभी हमने आय और व्यक्तिगत आय के बारे में पढ़ाया। अब उसके बाद है व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय यानी खर्च, व्यय यानी खर्च योग्य आय। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। तो व्यय योग्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय में से जब व्यक्तिगत जो आय थी तुम्हारी उसमें से प्रत्यक्ष करों, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आय कर, संगठन कर, व्यय कर
और ब्याज कर, इन सबको जो है घटा दिया जाता है, तो जो आय बचती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यय योग्य आय कहते हैं। तो लिख लेते हैं, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत आय, जो अभी आप ऊपर निकाले हो व्यक्तिगत आय, उसी में से व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को, प्रत्यक्ष करों प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, तो इसमें से कौन कौन आते हैं? प्रत्यक्ष कर, आय कर, संगठन कर, व्यय कर, आय कर, संगठन कर, आय कर, संगठन कर, व्यय कर, ब्याज कर, ब्याज कर आदि। को व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष करों को में से डालो, प्रत्यक्ष करों को घटाकर जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? व्यय योग्य आय कहते हैं। प्राप्त होती है उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। तो व्यय योग्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों, आय कर, संगठन कर, व्यय कर, ब्याज कर आदि को घटाकर जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यय योग्य आय कहते हैं, खर्च योग्य आय कहते हैं। तो व्यय योग्य आय बराबर, फार्मूले से देख लेते हैं, व्यय योग्य आय बराबर, व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय माइनस जो पर्सनल इनकम थी उससे क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कर, बीमा भुगतान, प्रत्यक्ष कर, बीमा भुगतान और बंधक भुगतान। घटा देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा? व्यय योग्य आय मिल जाएगी। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, बीमा भुगतान, बंधक भुगतान, इनको अगर हम घटा देते हैं तो हमको व्यय योग्य आय मिल जाती है। अब वास्तविक आय क्या होती है? रियल इनकम। वास्तविक आय, जब आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उनका इन आयों का उल्लेख किया जाएगा, तो इसलिए इनको जानना जरूरी होता है। तो व्यक्तिगत आय, रियल इनकम, रियल इनकम, व्यय योग्य आय में से जब उस समय की महंगाई को घटा देते हैं, जो व्यय योग्य आय निकली थी और उस समय इन्फ्लेशन जो था, महंगाई जो थी, उसको घटा देते हैं तो वास्तविक आय प्राप्त होती है। व्यय योग्य आय में से जब महंगाई को घटा देते हैं तो
वास्तविक आय प्राप्त होती है। तो वास्तविक आय क्या होती है? जब व्यय योग्य आय में से महंगाई को घटा दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है? वास्तविक आय प्राप्त होती है। इसको वास्तविक मजदूरी भी कहा जाता है। इसको वास्तविक मजदूरी रियल वेज क्या कहते हैं? वास्तविक मजदूरी। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक मजदूरी भी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी किसको कहते हैं? वास्तविक आय को, रियल इनकम को। अगला है क्रय शक्ति तुल्यता पर आय। क्रय शक्ति तुल्यता पर आय। क्रय शक्ति तुल्यता पर आय। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इनकम ऑन परचेजिंग पावर। इनकम ऑन परचेजिंग तो क्रय शक्ति तुल्यता इनकम ऑन परचेजिंग पावर प्यारिटी। क्रय शक्ति तुल्यता पर आय। तो इनकम ऑन परचेजिंग पावर प्यारिटी पे क्या होता है? इसको पीपीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीपी। तो जब क्रय शक्ति तुल्यता जो होती है उसको कौन विकसित किया है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। उनकी एक अवधारणा है। इसमें किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति उसी की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आकलित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे एक बास्केट बना लेते हैं, कोई अगर गणना करना है इसकी पीपी शक्ति की, तो एक बास्केट बनाई जाती है, उसमें कुछ आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। जैसे देख लेते हैं, खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तुएं इसमें रखी गई हैं। और इसकी कीमत कितनी निर्धारित हो रही है? ये कितने पे खरीदी जा सकती हैं? कुछ खाद्य पदार्थ जो खाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, और आवश्यक वस्तुएं जो हैं तुम्हारी, उनकी एक बास्केट बनाई गई है और उसमें उनकी कीमत कितनी है? $1000। $1000 इनकी है कीमत, डॉलर में नापी जाती है। तो $1000 इसकी कीमत है। फिर दूसरे इसमें भी कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं। इसमें खाद्य पदार्थ रखे गए हैं
और इसकी भी कीमत क्या रखी गई है, $1000। तो अब देखा जाता है कि इसमें जैसे 5 सब वस्तुएं शामिल थी और इसमें 6, तो ये टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 11। तो यानी 11 वस्तुओं को खरीदने के लिए यहाँ $1000 देना पड़ता है। वही दूसरे देश में 5, 6 या 8 मान लो, 8, 13, यहाँ 13 वस्तुओं को खरीदने के लिए कितना देना पड़ता है, $1000। तो इसकी क्रय शक्ति क्या है, ज़्यादा है इस देश की। तो इसी आधार पर काउंट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, कि कौन से देश की मुद्रा ज़्यादा खरीद सकती है, फिर उनको इक्वल माना जाता है। लिख लेते हैं, फिर उसके साथ समझते हैं इसको। तो क्रय शक्ति तुल्यता वास्तव में, क्रय शक्ति तुल्यता वास्तव में IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा विकसित एक अवधारणा है, द्वारा विकसित एक अवधारणा है, विकसित एक अवधारणा है जो किसी अर्थव्यवस्था की, जो किसी अर्थव्यवस्था की, जो किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति को, क्रय शक्ति को उसी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आकलित करती है। परिप्रेक्ष्य में आकलित करती है। तो जैसे कोई अर्थव्यवस्था है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी के अर्थव्यवस्था के द्वारा उसकी कितनी क्षमता है खरीदने को, उसको गणना करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रय शक्ति तुल्यता कहते हैं। इसे विश्व में किसी एक मुद्रा, इसे विश्व में किसी एक मुद्रा, भाई विश्व की कोई एक भी मुद्रा, एक मुद्रा हो, उसको लेके मापते हैं। तो इस टाइम कौन है वर्तमान में, अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर, इसे विश्व में किसी एक मुद्रा में दिखाया जाता है या के द्वारा मापा जाता है, के द्वारा मापा जाता है, के द्वारा मापा जाता है। जो इसकी गणना एक पारंपरिक विनिमय दर, इसकी गणना एक पारंपरिक विनिमय दर, एक्सचेंज रेट विनिमय दर के अलावा नई विनिमय दर निकाली जाती है। इसकी गणना के लिए लिख लो, के लिए
एक पारंपरिक विनिमय दर के अलावा नई विनिमय दर निकाली जाती है। नई विनिमय दर निकाली जाती। तो अब जो इसके द्वारा पीपी के क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर एक अब जो परंपरागत जो चली आ रही थी विनिमय दर प्रणाली, उससे अलग एक नई विनिमय दर प्रणाली निकाली जाती है। चुनिंदा आवश्यक उत्पादों की लिख लो चाहे, चुनिंदा आवश्यक उत्पादों की के टोकरे यानी बास्केट, डलिया भी कहते हैं, तो जो चुनिंदा आवश्यक उत्पाद होते हैं या चुनिंदा आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनका एक टोकरा बनाया जाता है, जो हमने अभी बताया था। बास्केट को देखते हैं कि अमेरिकी डॉलर कितने में खरीद सकता है। अमेरिकी डॉलर या यूएसए डॉलर भी कहते हैं, तो अमेरिकी डॉलर कितने में खरीद सकता है। कैसे गणना करते हैं? जो चुनिंदा आवश्यक उत्पाद होते हैं उनके टोकरे को देखते हैं, उनको सबको एक में शामिल करते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी डॉलर कितने में खरीद सकता है। उसी टोकरे को संबंधित किसी दूसरे देश में, उसी टोकरे को संबंधित किसी दूसरे देश, उसी टोकरे को संबंधित किसी दूसरे देश में वहाँ की मुद्रा में कितने में खरीदा जा सकता है। वहाँ की मुद्रा में कितने में खरीदा जा सकता है। इस तरह एक नया विनिमय दर प्राप्त होता है। इस तरह एक नया विनिमय दर प्राप्त होता है। तो अभी अब जब समझा रहे थे आपको, तो हमने क्या लिया था? वस्तुओं को। ये एक टोकरा था, ये अमेरिका का था, अमेरिका टोकरा, ठीक। इसमें आवश्यक वस्तुएं थी, आवश्यक वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही थी? $1000 की। यही दूसरा देश है, इसमें वही वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं। ये भारत का मान लीजिए, भारत, तो ये कितने में खरीदी जा रही हैं? $800। तो जो ये वस्तुएं हैं भारत में उतनी 800 की खरीदी जा रही हैं, वहाँ 1000 की मिल रही है, तो यहाँ क्रय शक्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि $1000 में वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो इसको इस तरह समझ लेते हैं।
अब आपकी राष्ट्रीय आय समाप्त हो गई है इकोनॉमिक्स में।